अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इनगल्फिंग कोर्स क्लास नंबर 10 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई समटाइम्स इनगल्फिंग सेटअप फेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है कि हमारी इनगल्फ सेटअप्स जो है वो फेल क्यों हो जाते हैं। पिछली 9 क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है कि इनगल्फ क्या होती है, मार्केट में वो किस तरह बनती है, कौन सी इनगल्फ वैलिड होती है, इनवैलिड होती है, कौन सी हाई एक्यूरेसी वाली होती है, कौन सी लो एक्यूरेसी वाली होती है, कौन सी इनगल्फ ब्रेक हो जाए तो उस पर हमें कैसे ट्रेड करनी है। ये सारे टॉपिक हमने पीछे जो है वो कवर किए हैं। अगर कोई इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है तो सबसे पहले वो पिछले 9 लेक्चर्स देखे ताकि उसको इनगल्फिंग की समझ आए और नेक्स्ट फिर वो ये देखे। ठीक, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स जो इनगल्फिंग पे ट्रेड करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब मार्केट में इनगल्फ बनती है किसी भी टाइम फ्रेम में तो वो बिल्कुल मार्केट में क्लियरली दिखाई देती है हमें कि मार्केट में जो बाय इनगल्फ है या सेल इनगल्फ है वो बन चुकी है। बेसिकली ये होता है कि हम बाय इनगल्फ में बाय की ट्रेड ले रहे होते हैं और सेल इनगल्फ में सेल की ट्रेड ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी इनगल्फ जो फेल क्यों हो जाती है उसके पीछे क्या रीजन होता है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि मैम हमने इनगल्फ की मार्किंग भी बहुत अच्छे से की है, हमने उसको फिल्टर भी किया है, हमने एक परफेक्ट जोन भी निकाला, लेकिन फिर भी हमारी इनगल्फ जो है वो फेल होगी, हमारा एसएल लग गया, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन रीजंस को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं क्यों हमारी कोई इनगल्फ जो अच्छे लेवल की होती है, बेशक वो फिल्टर की भी हो या बड़े टाइम फ्रेम की हो, क्यों फेल हो जाती है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो आज हम यही टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ट्रेडिंग में किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो टिकटॉक की बायो में मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग वहां पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हाई समटाइम्स इनगल्फिंग सेटअप फेल। हमारी इनगल्फ क्यों फेल होती है और उसके पीछे क्या रीजन होते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ पॉइंट्स जो है वो उसमें मैंने हाईलाइट किए। सबसे पहला ये जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग फंडामेंटल न्यूज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारी जो इनगल्फ है वो क्यों फेल हो जाती है जब कोई फंडामेंटल आता है। सबसे पहले एज अ ट्रेडर आप लोगों को पता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी यही रूटीन होती है कि हम जाके फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक करते हैं कि आज यूएसडी की कोई न्यूज है या नहीं। फिर यूएसडी करेंसी की कोई भी न्यूज हो तो वो गोल्ड पे बहुत इंपैक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो पेयर है जिसपे हम ट्रेड करते हैं XAU USD है, गोल्ड जो है वो यूएसडी के साथ मुंसलिक है। ठीक है, और अगर यूएसडी की कोई भी न्यूज आती है तो गोल्ड जो है वो उसकी मार्केट जो है वो अप या डाउन अच्छे से मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने कोई भी इनगल्फ मार की है, चाहे वो H4 की है, चाहे वो H1 की है, चाहे वो कोई भी इनगल्फ है, ठीक है, अगर उस दौरान कोई यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाली है तो आपकी वो इनगल्फ डेफिनेटली फेल होगी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे न्यूज आने वाली है, उस टाइम पे कोशिश करें कि आप लोग ट्रेड्स ना लें, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल्स के सामने टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम नहीं करते। तो फर्स्टली तो ये है कि आपको यूएसडी की न्यूज पे नजर रखनी होती है कि मार्केट में अगर कोई भी यूएसडी की न्यूज आने वाली है आप उस दौरान जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, चाहे वो आपके इनगल्फ के एरिया के बिल्कुल ही क्लोज क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप वहां पे ट्रेड लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका ऐसा लगेगा, क्योंकि न्यूज जो है वो किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को, किसी भी इनगल्फ को, किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करती। सेकेंडली ये बात है कि आपको पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक वार सिचुएशन चल रही है। ठीक है, जब भी कोई वार की सिचुएशन होती है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो गोल्ड जो है वो बहुत बुरे तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड की जो न्यूज होती है आप उन पर भी नजर रखें कि दुनिया में कहीं कोई जंग का खतरा तो नहीं है, या कहीं जंग जारी तो नहीं है, या कोई ऐसी न्यूज आने वाली है जो यूएसडी पे इंपैक्ट कर सकती है, क्योंकि यूएसडी को करेंसीज का किंग माना जाता है। आपको पता है कि डॉलर जो है पूरी दुनिया में चलता है और उसकी क्या पावर है। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूज आती है तो डॉलर पे डायरेक्टली असर पड़ता है। सेकेंडली ये कि गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लोग उसको बड़े पैमाने पे ताजर जो है वो उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो जब कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है जंग के हवाले से तो सबसे पहले गोल्ड पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, गोल्ड बहुत ही ज्यादा बुलिश जाता है और उस दौरान आपकी कोई भी सेल इनगल्फ चाहे वो डेली की ही क्यों ना हो वो बिल्कुल भी काम नहीं करती और वो आपके अगेंस्ट ही जाता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रीजन था कि ड्यूरिंग न्यूज जो है या फंडामेंटल के दौरान आपकी कोई भी इनगल्फ काम नहीं करती और इस दौरान आपने कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं लेनी, इसलिए हमारी अच्छी अच्छी जो इनगल्फ है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन है न्यूज का। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के फंडामेंटल्स में भी नजर रखना है। अच्छा जी, हमारा ये दूसरा टॉपिक है बाय इनगल्फ एट रेजिस्टेंस जोन। इसका क्या मतलब है कि बाय इनगल्फ जो है रेजिस्टेंस जोन पे कैसे बन सकती है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस से हम लोग सेल कर रहे होते हैं और सपोर्ट से हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, तो अब बाय इनगल्फ जो है रेजिस्टेंस जोन पे कैसे बनती है हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं और आपको ये चीज बताने की कोशिश करती हूँ कि जब बाय इनगल्फ रेजिस्टेंस जोन पे बनती है तो हमें वहां पे बाय नहीं करना होता बल्कि सेल करना होता है, लेकिन वो कैसे होता है। ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्टली ये देखिए कि जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि यहाँ पे कोई H4 का रेजिस्टेंस है या H4 का यहाँ पे कोई सेल इनगल्फ है। ठीक है, हमने ये जो एरिया जो है ये मार्क किया और मार्केट जो है वो इस तरह छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे H4 का कोई लेवल है या H4 की सेल इनगल्फ है या H4 की कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मार्केट जो है वो इस तरह एक
अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे वो हायर हाई हायर लोज बनाते हुए अप जाती है वैसे ही वो जा रही है, वो इस लेवल पे आई और वहां से उसने एक रिजेक्शन ली है। ठीक है, अब ये तो था H4 का लेवल। आपने H4 का लेवल यहाँ पे मार्क नहीं किया, आपको नहीं पता कि यहाँ पे H4 की कोई रेजिस्टेंस है या फिर H4 की कोई इनगल्फ है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम के साथ साथ बड़े टाइम फ्रेम पे भी नजर रखनी पड़ती है, लेकिन जब इस तरह के स्विंग्स बन रहे होते हैं मार्केट में तो मोस्टली ट्रेडर यही कर रहे होते हैं कि वो इससे जब कोई भी कैंडल है, ये लास्ट कैंडल जो बनी है रेड बनी है, उसके ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है तो ये तो एक बाय इनगल्फ बन गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी यही इसी तरह एक बाय इनगल्फ बनी है। ठीक है, ये सारे जोन्स जो है वो बाय के लिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे M15 में या M5 में यहाँ पे इनगल्फ बाय इनगल्फ बन रही है, हमने तो यहाँ से जो है अपने लिए बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब आगे क्या होगा, ये देखिए ये H4 का लेवल है और ये लेवल्स जो हमने मार्क किए हैं ये M5 के हैं या M15 के हैं, क्योंकि मार्केट हायर हायर लोज बनाता हुआ उसने एक ट्रेंड बनाया हुआ है बुलिश, उसके थ्रू वो ऊपर जा रहा है और हम यहाँ से बाय की ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट जो है वो बिल्कुल H4 की रेजिस्टेंस के पास है। अब मुझे ये बताएं, जब भी कोई बड़ा टाइम फ्रेम है, क्या कोई बड़ा टाइम फ्रेम किसी छोटे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देगा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि वो एक एग्जांपल है ना कि हर बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का बाप होता है। ठीक है, और वो उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता। अब जब मार्केट यहाँ से आएगा ना, H4 का लेवल है ये, H4 के लेवल पे यहाँ पे थोड़ी वो रिजेक्शन लेगा और थोड़ा यहाँ पे रुक जाएगा मार्केट। ठीक है, और जब यहाँ से वो रिजेक्शन लेगा तो वो आपके ये सारे जो बाइंग लेवल्स आप मार्क करके बैठे हैं बाइंग के लिए, वो इनको फेल कर देगा। ठीक है, मार्केट ने अगर H4 की रेजिस्टेंस को टच किया या H4 की बाय इनगल्फ सेल इनगल्फ को टच किया तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो H4 की ही बाय इनगल्फ होगा, ना कि वो M5 या M15 के लेवल्स पे आपको बाय की ट्रेड देगा। ठीक है, तो आपका इस चीज पे नजर रखना बहुत जरूरी है कि ऊपर कोई लेवल अगर ऐसा मौजूद है जो डेली का लेवल है, जो H4 का लेवल है, जो एक की लेवल है जहां से मार्केट जो अच्छी खासी रिजेक्शन ले सकता है, और अगर उसके नजदीक M5 की या M15 की कोई बाय इनगल्फ बन गई है तो आपको वहां से उस ट्रेड में एंटर नहीं होना। ठीक है, तो आप वहां से बाय की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट किसी डेली के लेवल से या किसी की लेवल से ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको जाके चार्ट पे दूंगी। यहाँ पे मैंने एक H4 की सेल इनगल्फ मार्क की है। ठीक है, और ये H4 की एक रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको H1 पे कन्वर्ट करें क्योंकि ये H4 की इनगल्फ है यहाँ पे जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक H1 की बाय इनगल्फ बनी है। ठीक है, अगर आप इस बाय इनगल्फ को मार्क करते हैं इसलिए कि आप यहाँ से बाय की ट्रेड अपने लिए एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये देखिए कि H1 की इनगल्फ को मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी है, क्योंकि वो H4 की इनगल्फ से रिजेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, बेशक ये H1 की इनगल्फ है लेकिन ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है। H4 का की लेवल है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिए, तो वो H1 के लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसी तरह अगर मार्केट किसी की लेवल से ड्रॉप लेता है, ठीक है, और आपकी इनगल्फ जो है वो उसके बिल्कुल नजदीक होती है, तो वो इनगल्फ आपकी काम नहीं करती, वो इनगल्फ आपकी फेल हो जाती है, वो सेटअप आपका फेल हो जाता है। तो जब भी आपको इनगल्फ मार्क करें तो आप इस चीज पे लाजमी नजर रखें कि मार्केट जहां से रिजेक्शन ले रहा है या कहीं से पुल बैक ले रहा है तो वो कौन सा लेवल है, क्या वो एक वक्ती पुल बैक है, ठीक है, यानी कि एक लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर मार्केट किसी की लेवल से रिजेक्शन ले रहा है एक अच्छा खासा ड्रॉप लेने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट H4 के लेवल से ड्रॉप लेता है उसको ब्रेक लगाने के लिए नीचे भी H4 का ही लेवल होना चाहिए जहां पे मार्केट जो है वो बाय के लिए आपको ट्रेड दे, ना कि आप M15 के लेवल पे या H1 के लेवल पे या M30 के लेवल पे एंटर हो जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर ये H1 का लेवल है तो यहाँ पे H4 या डेली में यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी कोई इनगल्फ मार्क करते हैं तो आप इस चीज का लाजमी ख्याल करें कि वो इनगल्फ अगर आपने फिल्टर किया बड़े लेवल बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो वो फिर आपका लेवल जो है वो चल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप छोटे टाइम फ्रेम पे ही इनगल्फ मार्क करें, यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लोस बनाता हुआ जा रहा है और आप ऊपर नहीं देख रहे कि ऊपर कोई की लेवल पड़ा है या नहीं, तो वो लेवल आपका फिर काम नहीं करेगा। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये थर्ड जो टॉपिक है, ठीक है, ये है सेल इनगल्फ एट सपोर्ट। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि ये मैंने बाय इनगल्फ आपको समझाया, यानी कि मार्केट जो है वो किसी सपोर्ट पे आके सेल इनगल्फ बना देती है, यानी कि वो सपोर्ट हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का होता है लेकिन मार्केट जो है वहां पे छोटे टाइम फ्रेम का सेल इनगल्फ बनाती है और आप उस छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप होके वहां पे सेल की ट्रेड जो है वो उसमें एंट्री ले लेते हैं और मार्केट उस सेटअप को फेल कर देती है, वहां से वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि वो दोबारा से वहां से बाइंग में अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये
ये सेम ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको बाय इनगल्फ की मिसाल दी, इसी तरह आपने सेल इनगल्फ अगर सपोर्ट पे बन रही है, जो कोई वीकली का, डेली का या H4 का लेवल पड़ा है जो बाइंग के लिए यूज होना है, तो आप वहां से सेल की ट्रेड नहीं ले सकते, जो सेल का सेटअप है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 4 नंबर पे है टू मच फिल्टरिंग। ठीक है, अब टू मच फिल्टरिंग इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपने किसी इनगल्फ को बहुत ज्यादा फिल्टर कर दिया। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने डेली की इनगल्फ मार की, उसमें उसको हम H4 पे लेके और फिर H1 पे लेके, ठीक है, और फिर उसके बाद M30 पे लेके, M30 में जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने, जब मार्केट हमारे उस जोन में आई है ना, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कि आपने यहाँ पे कोई इनगल्फ जो है वो मार्क किया। ठीक है, ये आपका एक फिल्टर लेवल है और यहाँ पे आपने कोई इनगल्फ मार्क किया। ठीक है, अब इस लेवल से ऊपर वाला जो लेवल है, यानी कि अगर ये M5 में आपने ये वाला जोन बनाया है, तो ये M30 में ये एक जोन बन रहा है। ठीक है, M30 में तो ये जोन बन रहा है, तो H1 में इससे जाहिर है बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वो जोन जो है वो H1 में ऐसे बन रहा है। ठीक है, आपने ये सारे जोन जो है वो सेल के लिए मार किया और फिल्टर करके आपने ये वाला जोन निकाला, लेकिन ये H1 का जोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, M30 का यहाँ से हो रहा है और M15 का यहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसी तरह H4 का जो जोन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह आपने बहुत सारे जो इनगल्फ है उसको बहुत अच्छे से फिल्टर कर लिया। अब मार्केट क्या करती है? मार्केट जब आपके जोन की तरफ, ठीक है, मार्केट जब आपके जोन की तरफ आती है, ठीक है, मार्केट अगर सपोज आपके जोन की तरफ आ रही है, ठीक है, मार्केट आपके जोन की तरफ आते आते जब वो आपके इस लेवल में आती है, ठीक है, ये जो लेवल है इसमें आती है, यानी कि उसने जस्ट यहाँ पे M30 के लेवल को टैप किया और उसने यहां से अच्छा खासा ड्रॉप ले लिया। ठीक है, उसने तो ड्रॉप ले लिया, लेकिन आप बैठे कि आपने यहाँ पे फिल्टर लेवल पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि मार्केट ने M30 का लेवल जो है वो टैप किया और वहां से उसने 200 पिप का मूव दे दिया, लेकिन आप यहाँ पे M15 के लेवल पे फिर बैठे कि हाँ जी मैं यहाँ से ही ट्रेड लूंगा। अब देखिए कि H4 का लेवल है वो टेस्ट हो गया, H1 का लेवल है वो भी टेस्ट हो गया और M30 के लेवल से टेस्ट होकर मार्केट ने अच्छा खासा ड्रॉप ले लिया। ठीक है, अब जब अगेन मार्केट जब इस लेवल पे आएगी, ठीक है, अगेन जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हो सकता है, ठीक है, कि वो आपके इस लेवल को रिस्पेक्ट ना दे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट दे चुकी है M30 से, वो M15 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फिल्टर कर देते हैं आपकी एंट्री मिस हो जाती है। मिस होने के बाद जब अगेन मार्केट उस जोन में आती है, मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देती और वो उसको ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपका वो लेवल जो है वो फेल हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं जाके आपको चार्ट पे देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक H4 की बाय इनगल्फ जो है वो मार्क की है। ठीक है, अब ये H4 की एक बाय इनगल्फ है। ठीक है, अब हम इसको फिल्टर करते जाएंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ पे कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये H4 की बाय इनगल्फ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको H1 पे ले जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं देखना कि मार्केट ने यहाँ पे क्या रिएक्ट किया, हमने जस्ट फिलहाल मार्किंग करनी है। चलिए हमने इसको H1 पे मार्क कर लिया। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि हमें समझ आएगी कि कौन से टाइम फ्रेम का कौन सा कलर है। ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, H1 के बाद हम जाएंगे M30 पे। M30 में इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये M30 में इसकी मार्किंग है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर से घूम के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसने M30 के लेवल को टच किया। अब देखते हैं M15 में। अच्छा जी, अब हम जाते हैं M15 में। M15 में इसका लेवल जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं येलो कर देती हूँ कि M15 में इसका लेवल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली असल प्रॉब्लम ये होता है ना कि गोल्ड जो है बहुत बड़े बड़े लेवल बना रहा होता है। अब ये देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्टली तो यहाँ पे M30 का लेवल जो है वो टैप किया है। 30 का भी कर लिया, H1 का भी कर लिया और H4 का भी कर लिया। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। फर्स्ट टाइम ली, यहां से रिजेक्शन ली, इसने M30 के लेवल को टैप किया है। ठीक है, अगेन इसने M30 के लेवल को ही टैप किया, ये M15 के लेवल तक नहीं आया। ठीक है, अब मार्केट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करता है। अब यहाँ पे ये M15 के लेवल तक आया और उसने यहाँ से रिजेक्शन ली है। ठीक है, और उसके बाद उसने रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट H4 के लेवल के थोड़ा सा ही ऊपर गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि जब भी आप किसी बड़े टाइम फ्रेम को फिल्टर करके छोटे टाइम फ्रेम तक लाते हैं तो आप ये देखें कि वो लेवल अगर मार्केट ने उस पूरे जोन में कहीं से भी रिजेक्शन लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कौन से लेवल से रिजेक्शन ली। ठीक है, अगर आप उसको फिल्टर करके बैठे और आप सोच रहे हैं कि आप ये मार्केट जो है वो ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक करेगी और हमने जो अपना SL है वो इस लेवल के नीचे रखना है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट M30 के लेवल से रिजेक्शन लेके जा चुकी है तो हमें M15 के लेवल पे या M5 के लेवल पे ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट उस एरिया को ब्रेक कर देती है। ठीक है, होप सो कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी।
अच्छा जी, हमारा पॉइंट नंबर 5 है इंटरनल इनगल्फ। ठीक है, अब ये इंटरनल इनगल्फ क्या होती है? ठीक है, मार्केट जब कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, और कहीं पे साइडवेज हो जाता है तो जाहिर है मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसने बाय इनगल्फ बनानी है, और अगर वहां से ड्रॉप लेगा तो उसने सेल इनगल्फ बनानी है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डेली बायस क्या है, मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे है, ठीक है, और मार्केट ने किस साइड पे मूव करना है। अगर मार्केट आप जाते जाते एक जगह पे रुक जाती है, वहां पे वो साइडवेज हो जाती है, ठीक है, तो वहां से हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने जो है वहां से वो ड्रॉप लेना है या फिर मार्केट ने अप जाना है। ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इंटरनल इनगल्फ जो है वो उसी जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर करंटली बन रहा होता है वो उसी के अंदर ही बन रही होती है। ठीक है, मार्केट अगर साइडवेज होके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा है तो जाहिर है जब वो रेजिस्टेंस से नीचे आएगा तो वहां पे वो सेल इनगल्फ बनाता हुआ आएगा, और जब सपोर्ट से वो ऊपर जाएगा तो वो बाय इनगल्फ बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान जो इंटरनल इनगल्फ होती है, अगर मार्केट किसी एक साइड पे फिर मूव करे, ब्रेकआउट दे, तो वो वाली इनगल्फ जो वो फेल हो जाती है। जिन्हें मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह होता है। अच्छा, अब इंटरनल इनगल्फ कैसे बनती है? ठीक है, अब देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ से वो एक सपोर्ट ले रहा है, जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और स्लोली स्लोली ऊपर अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस से वो रिजेक्शन ले रहा है और नीचे अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। मार्केट जब भी सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो नीचे एक बाय इनगल्फ बनाता हुआ जाएगा, और इसी तरह जब रेजिस्टेंस से नीचे अपने सपोर्ट की तरफ आएगा तो एक सेल इनगल्फ बनाता आएगा। ठीक है, ये तो एक मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब मार्केट अगर किसी साइड पे ब्रेकआउट करते हैं, ठीक है, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, डेली बाइस बुलिश है और मार्केट जो है वो अप जाना है, जो उसने सेल इनगल्फ बनाई होगी ब्रेक कर देगा, यानी कि उसने अपनी इंटरनल लिक्विडिटी ले ली है और उसने अपनी इंटरनल इनगल्फ को ब्रेक कर दिया। इसी तरह अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश है और मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप लेना है, तो यहाँ पे जो उसने बाय इनगल्फ बनाई होगी वो उसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे वो इस इनगल्फ की लिक्विडिटी जो है वो ले लेगा और इंटरनल इनगल्फ को ब्रेक कर दिया। इस तरह हमारी ये जो इंटरनल इनगल्फ होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो फर्स्टली इस चीज से बचने के लिए हमें डेली बायस का पता होना जरूरी है कि मार्केट की डायरेक्शन आज किस तरफ की है, मार्केट बाय जाएगा या सेल जाएगा, डेली की जो कैंडल है वो बाय की तरफ क्लोज होगी या सेल की तरफ क्लोज होगी, इस चीज का हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता है तो फिर आपके लिए ट्रेड लेना ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया, होप तो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टेड इनगल्फ। आपको इस बारे में पता होगा कि कोई भी इनगल्फ अगर टेस्टेड हो, यानी कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अगर अप जा रही है, उसने बाय इनगल्फ बनाई है और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उसको टेस्ट किया है, तो वो टेस्टेड इनगल्फ हो जाती है। टेस्टेड इनगल्फ पे जब आप ट्रेड लेते हैं, जब वो मार्केट दोबारा अगेन जोन में आती है, तो इनगल्फ का ब्रेक होना जो है वो 50-50% चांस होते हैं। हो सकता है कि वो इनगल्फ ब्रेक हो जाए और ये भी हो सकता है कि वो इनगल्फ चल जाए। तो अगर हमारी कोई इनगल्फ फेल हो जाती है, अगर आप चेक करें अगर वो टेस्टेड है तो टेस्टेड इनगल्फ जो है वो अक्सर जो है वो फेल हो जाती है और टेस्टेड इनगल्फ पे हमें ट्रेड नहीं लेना होती। तो क्या आपको टेस्टेड इनगल्फ के बारे में पता होगा? पीछे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं टेस्टेड और इनटेस्टेड इनगल्फ को। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीकली क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ठीक है, जब कोई भी वीकली क्लोजिंग हो रही होती है और नीचे हमारी इनगल्फ पड़ी होती है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, तो हमें ये पता नहीं होता कि वीक के बाद जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट कहाँ पे ओपन होगी। अगर कोई फंडामेंटल आ जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है या फिर गैप डाउन में ओपन हो जाती है, ठीक है, तो हमारी वो इनगल्फ जो है वो काम नहीं करती। ठीक है, तो फर्स्टली हमें वीक ओपन होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर बनने देना चाहिए, हमें पता चले कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लिटिल एक्सपेरिमेंट इनगल्फ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कोई इनगल्फ बनी, ठीक है, और उसके बाद उसने अपने जोन से नीचे 3-4 कैंडल से क्लोज किया और आपने डायरेक्टली उस पर ट्रेड ले लिए, जिसका एक्सपेरिमेंट इतना नहीं है, जहां पे मार्केट ने ज्यादा स्टे नहीं किया। मैंने आपको बताया है कि हाई एक्यूरेसी इनगल्फ जो होती है वो वही होती है जब मार्केट में वो बन जाती है और बनने के बाद मार्केट जो है वो उस जोन से ऊपर या नीचे अच्छे से स्टे करे, अच्छी कैंडल्स को क्लोज करे और उसके बाद मार्केट अगेन जब उस जोन में आता है तो वो हमें अच्छा रिवार्ड दी जाती है। लेकिन अगर किसी इनगल्फ का एक्सपेरिमेंट नहीं है और फौरन ही मार्केट उस जोन में आ गई है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। लास्ट वाला है स्मॉल टाइम फ्रेम इनगल्फ। ये वही टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर मार्केट किसी बड़े जोन से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और आपने छोटे टाइम फ्रेम की इनगल्फ जो है वो मार की है, तो वो आपकी इनगल्फ जो है वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी M15 की इनगल्फ भी जो है वो अच्छा रिवार्ड दे जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं और आपने छोटे टाइम फ्रेम की जो इनगल्फ है वो मार्क की है, तो आपकी वो इनगल्फ जो है वो आपके लिए एक ट्रैप हो सकती है, वो इनगल्फ फेल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो होप सो आपको इन सारे रीजंस की समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल सादा अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं। फिर भी इनमें से अगर किसी रीजन की या किसी टॉपिक की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो की बायो में मेरा लिंक मौजूद है, आप वहां से मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा नंबर भी मौजूद है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप वो मुझसे कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।